गन्ने को जब आप क्रश करते हो तो उसमें लगभग 80 to 90% तो जूस यानी पानी निकलता है। अभी पानी का प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि पहले पोटाश की आवश्यकता नहीं है, तो आप पोटाश पहले डालो ही मत। वेस्टेज मनी, पैसों का पानी की तरह व्यय होता है, तो पहले नहीं डालना चाहिए। और आप 15 दिन में पानी दे रहे हो तो 16-17 दिन और तो 2-3 दिन खींचो। थोड़ा सा स्ट्रेस में देना है, स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्रेस देते हो ना तो जड़ें और अंदर गहराई में जाती है। दो टर्मिनोलॉजी है, एक वृद्धि और एक विकास। पहले वृद्धि हुई, फिर हमने कल्लों का विकास किया। अभी कल्लों की वृद्धि करनी है, विकास बंद, बराबर विकास बंद करना है। तो वो स्विच कैसे बंद की जाए? बीजाई से लेके 90 दिन के बाद ये प्रोसेस आएगा। मई महीने में टेम्परेचर कितना होता है आपके वहाँ? लगभग 45 से 50 तक पहुंच जाता है। हाँ, तो पानी वैसे भी वातावरण में है नहीं। यहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं देना है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आपकी मिट्टी 10 दिन में पानी मांग रही है तो 8वें दिन पे दो। मतलब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का काम क्या है? बढ़ाएगा, पोर की लंबाई वृद्धि करना है। फास्फोरस का काम क्या है? विकास करना है। पोटाश का काम क्या है? मजबूत करना। ये प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें 2-3 टेक्निक बताई। उसके कारण आपका उत्पादन जरूर बढ़ेगा, खाद का बचाव होगा, पानी का बचाव होगा। इस तरह से अगर आप प्रबंधन करते हो तो आपका गन्ना जरूर बढ़ेगा, अच्छी तरह से प्रोडक्शन आएगा और आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी हमारे पहले के वीडियो में आपने देखा कि हमने गन्ने की बेसल खाद किस तरीके से देना है, हमें बिजाई कैसे करनी है, कितना प्लांट के बीच में हमें कितना स्पेस रखना है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे किसान ने हमें बहुत सारे कमेंट किए हैं कि अभी सिंचाई और खाद प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके आगे की वीडियो में। तो अभी हम आगे की वीडियो पे आते हैं। तुषार सर उस पे आगे की जानकारी देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों कि हमारा पहला वीडियो जो आपने देखा और आपने बहुत सारी कमेंट की, लाइक की और शेयर भी किया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे तो हम आगे बढ़ते हैं कि गन्ना जैसे हमने बताया कि उत्पादन शक्ति उसकी बहुत ज्यादा है। मतलब यूपी में कई किसान भाई बहुत कम उत्पादन लेते हैं, जैसे 25-30 टन प्रति एकड़ या तो 250-300 या 350 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है, जैसे महाराष्ट्र के किसान करते हैं उत्पादन, कोल्हापुर के, सोलापुर के, कि वो 60-65 टन या तो 600, 650, 700 क्विंटल उत्पादन लेते हैं एकड़ में। वो उत्पादन लेने की पहली बेसिक जानकारी हमने दी कि जमीन की तैयारी और डिस्टेंस मेंटेन और उसका वैज्ञानिक तौर तरीका हमने बताया, हमने सब चर्चाएं की। अभी ये सब होने के बाद जैसे कि ये टनों में उत्पादन आने वाला है, तो खाद का प्रबंधन कैसे करें, पानी का प्रबंधन कैसे करें? क्योंकि आप 1 टन गन्ने को जब आप क्रश करते हो तो उसमें लगभग 80 to 90% तो जूस यानी पानी निकलता है। अभी पानी का प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा खाद का प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। और सिंचाई और खाद उर्वरक प्रबंधन की बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गन्ने में अवस्थाएं क्या होती है। अलग अलग किस अवस्थाएं बनती है। हाँ, वृद्धि विकास की कुछ अवस्थाएं होती है और वो नियत होती है, और उस नियत तौर तरीके समझने के बाद उसमें खाद प्रबंधन करे तो अच्छा रहता है। जैसे मैंने बताया कि पहले पोटाश की आवश्यकता नहीं है, तो आप पोटाश पहले डालो ही मत। वेस्टेज मनी, पैसों का पानी की तरह व्यय होता है, तो पहले नहीं डालना चाहिए। यूरिया का जैसे बताया कि शुरुआत की वृद्धि विकास में यूरिया चाहिए, लेकिन 25 किलो प्रति एकड़ चाहिए, नहीं बराबर। और यूरिया जैसे ज्यादा सॉल्यूबल है तो उसको रफ्ता रफ्ता ही देना है। तो कौन सी अवस्था में कौन सा फर्टिलाइजर कितना देना है, पानी कितना देना है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात, उत्तर प्रदेश में जो किसान भाई है, बिहार में है, बराबर, उनका सोचो कि उन्होंने बिजाई कब की है, फरवरी में या तो मार्च में। जिन्होंने फरवरी में बिजाई की है उनका गन्ना जर्मिनेशन होके तैयार हो गया होगा, बराबर। और किसी ने बिजाई किया होगा तो अभी जर्मिनेशन आ रहा होगा। जर्मिनेशन के बाद में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको कीट प्रबंधन भी करना है और थोड़ा वृद्धि विकास जल्दी करना है, तो 25 किलो यूरिया, 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 3 किलो से 6 किलो सल्फर, और उसके साथ ही साथ में आपको रेपिजन ग्रेन्यूल डालना है। वो आपने डाल दिया, उसके बाद में हल्का सा पानी ले लिया उसको पिघलाने के लिए,
और उसको जड़ों में पहुंचाने के लिए। तो अभी वृद्धि विकास ज्यादा होगा, बराबर। मतलब जो जर्मिनेशन होके बाहर आया है गन्ना, वो सीधा ऊपर बढ़ेगा, बराबर। कम से कम 2, 2.5, 3 फीट तक बढ़ेगा। और दिनों में कहते हैं 45 से 50 दिनों तक बढ़ेगा। और उसके बाद में ग्रोथ रुकेगा और डेवलपमेंट शुरू होगा। अच्छा, उसके बाद जो गन्ने का जो टीलर्स है, जो कल्ले बोलते हैं, वो डेवलप होगा, वो फूटान शुरू होगी, कल्ले विकसित होना शुरू होंगे। तो मतलब कि वृद्धि है वो रुकेगी, विकास शुरू होगा। मतलब जहां पे एक गन्ना आ रहा था वहां से 3, 4, 5 आएंगे। हमारी चाहत ऐसी रहेगी कि आपने 3 फीट पे प्लांटिंग किया है तो 6, 7 तक आ जाए, एक ही जगह पे इतने आ जाए, बराबर। तो अभी यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, एक तो खाद का, दूसरा पानी का। लेकिन उसके साथ साथ में एक एग्रोनॉमी ऑपरेशन भी है, जो थोड़ी सी हल्की सी जुताई गुड़ाई करनी है। ओके, मतलब ज्यादा तो जो किसान उससे अर्थिंग अप करते, निराई गुड़ाई करते हैं, वो करना है। अर्थिंग अप नहीं करना है, अर्थिंग अप हल्का सा कर सकते हो अगर आपकी मिट्टी बहुत ही एकदम ढीली है तो आप कर सकते हो। मीडियम टू हेवी ब्लैक जमीन है तो नहीं करना है। सिर्फ जुताई गुड़ाई इसलिए करनी है कि थोड़े से जड़ें कटेगी तो आपको तो विकास रोकना है अभी, जी, बराबर। वैसे कुदरती तौर पे नहीं रुकता है तो आप रोको उसको जी। उसके लिए थोड़ा खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा और वृद्धि विकास रुकेगा तो फूटान आ जाएगी, बराबर। ये बिजाई के कितने दिन के बाद करना चाहिए? 45 से 50 दिन। 45 से 50 दिन। अगर जरूरत पड़ी तो 10 दिन पहले भी कर सकते हैं, बराबर। लेकिन 45-50 दिन एक आइडियल है, नियत है, मतलब जिसमें लगभग पौधों की हाइट जो है वो लगभग 6 से 8 इंच 9 इंच पे हो। 6, 8, 9 इंच, कभी कभी 2 फीट हो जाती है, 24 इंच भी हो जाती है। अच्छा, मतलब आपने जो बताया, जो पहले वीडियो में बताया, अगर इस तरीके से बुआई करेंगे तो जमाव 15 दिन में आ जा रहा है, उस कंडीशन पे 1.5-2 फीट की रहेगी। लेकिन अभी जो किसान की प्रैक्टिस इसके पहले करते आ रहे थे, तब वहां पे 40-45 दिन में हाइट हो रही थी। ये बात सही है बिल्कुल आपकी, कि भाई हमारी प्रैक्टिस के आधार पे जैसे बताया वैसे करोगे तो 45-50 दिन में आपकी फूटान शुरू हो जाएगी। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे कि जमाव ही आपका 30, 35, 40 दिन के बाद आता है जी, तो आपकी हाइट नहीं होगी उस टाइम पे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब हाइट 2 से 2.5 फीट की हो जाए या तो 45-50 दिन हो जाए जी, तो वहां पे आपको वृद्धि विकास रोकना है और कल्लों का फूटान शुरू करवाना है। तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी हल्की सी निराई गुड़ाई करनी है। आप बैल से कर सकते हो या तो ट्रैक्टर से कर ले हो, बहुत डीप में नहीं जाना है, ऊपर की जड़ें तोड़नी है, बराबर। और 3-3.5 फीट का अंतर रखा है, वहां पे आप आराम से कर सकते हो। 2 फीट पे रखा है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो सिंगल हेरो वाला ले सकते हो, बराबर। 30 सेंटीमीटर वाला या 12 इंच वाला हेरो ले सकते हो। अदरवाइज आप 45 वाला भी ले सकते हो, 45 सेंटीमीटर वाला भी ले सकते हो। तो वो करने के बाद क्या होगा, जमीन में एक भुरभुरापन आएगा, बराबर। जड़ें कटेगी और फूटान में चला जाएगा। जैसे ही जड़ें कटती है, जड़ें और अंदर डेवलप होना शुरू होगी, जो पहले से आपने फर्टिलाइजर डाला है वो भी लेना शुरू करेगी। और ये निराई गुड़ाई के बाद आपको इस टाइम पे एक बड़ा फर्टिलाइजर का डोज डालना है। मतलब वहां पे ये गुड़ाई करने के बाद हमें खाद फिर देना है। 40-45 दिन हो गए हैं, फूटान पे लाना है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का एक बड़ा डोज डालना है। पहले आपने 3 से 5 सिंगल सुपर फॉस्फेट डाली थी, अभी यहाँ पे 1 DAP जी, कम से कम मिनिमम डालनी है, बराबर। 2 डाल सकते हो, अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे 1 DAP, यहाँ पे आपको 1 यूरिया डालनी है। पहले मैंने 25 किलो बोला था, यहाँ पे 1 डालनी है। आपने मैग्नीशियम सल्फेट पहले नहीं डाला है तो अभी डालना है जी, बराबर। सल्फर पहले 3 किलो डाला है तो वापस 3 किलो अभी डालना है जी, बराबर। और इसके साथ में नया एंट्री पड़ता है जड़ों के विकास के लिए, बराबर, जो मैं खास करके रिकमेंडेशन करता हूँ, यहाँ पे भूमिका आपको डालनी है। एग्रोस्टार का भूमिका ऑलरेडी काफी किसान भाई पसंद करते हैं उसे, और वो जेनेरिक डिमांड करके लेके जाते हैं कि हमको भूमिका डालना है। तो यहाँ पे आपको भूमिका डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी नई जड़ें विकसित होगी, बराबर। नई जड़ें का विकास होगा। यहाँ पे समझना किशन भाइयों, यहाँ से आपको 3 तरह की अलग अलग जड़ें का विकास होगा। 3 तरीके की अलग अलग? हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जड़ जो जाएगी जमीन में वो विकसित होकर जमीन में जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि पूरा 5-10 किलो का वजन उसको संभाल के रखना है, तो वो मजबूती के लिए है, वो पोषण नहीं लेगी, बराबर। उसको आधार खड़ा करने के लिए चाहिए, वो जमीन गहराई में जाएगी, वो गहराई में जाएगी। फिर दूसरी जड़ें फैलेगी ऐसे पैरेलल, फ्लैट फैलेगी जी। आपने थोड़ी तोड़ी है, थोड़ी नई विकसित होगी, बराबर। तो वो जड़ें फैलेगी, वो पोषक तत्व ढूंढने जाएगी। अच्छा, क्योंकि अभी फूटान आने वाली है, कल्ले आने वाली है, तो उसको खिंचाव के लिए, ज्यादा से ज्यादा पोषक लेने के लिए, अवशोषण के लिए वो फैलेगी।
और तीसरी जड़ें होगी सपोर्ट के लिए, जी वो ऊपर ऊपर होगी, बराबर, लेकिन बिल्कुल मिट्टी की ऊपरी सतह पे पकड़ हाँ, के रखती है पकड़ के रखती है, तो यहीं कहीं गिर न जाए। जी तो इस तरह से सपोर्ट होगी। एक चौथे तरह की है, लेकिन वो जो दूसरा मैंने पार्ट बोला पोषण लेने जाएगी, उसके साथ ही में है, उसी का पार्ट है, उसको व्हाइट रूट बोलते हैं, सफेद जड़ें। ओके वो सफेद जड़ें होती है, वो ज्यादा से ज्यादा पोषण देती है। वो सफेद जड़ों का विकास करने के लिए भूमिका बहुत अच्छा है। अच्छा, सफेद जो रूट है उसको डेवलप करने के लिए भूमिका वहां पे हम हाँ। दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा और भी जो फर्टिलाइजर जमीन में दिया है हमने उसका अवशोषण हो पाए। अवशोषण करें। इसलिए आपको एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर का डोज 1 या 2 डीएपी की बैग, जी कम से कम 1 यूरिया की बैग, यूरिया लेना है, यहाँ जी। ज्यादा लेना है। यहाँ पे एक बैग हाँ। लेना है पूरा। मैग्नीशियम और सल्फर पहले नहीं लिया है तो अभी ले लेना है। ओके मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, जस्ता, क्या बोलते हो आप, जिंक, हाँ जिंक, जिंक बोलते हो, आयरन, आयरन, लोह मैग्नीज, तत्व, कॉपर। मैंगनीज, कॉपर वाला, मार्केट में मिक्सर के नाम से आता है बहुत हाँ, सारे, मिक्सर। मतलब हाँ ग्रेनुअल मिक्सर आता है हाँ, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। डालना है ओके इस टाइम, जी, बराबर। वो कम से कम 5 से 10 किलो डाल दो, 1 एकड़ में 5 से 10 किलो। 10 किलो, जी और उसके साथ में भूमिका कम से कम 10 किलो डाल। जी तो ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजर मिक्स करके आप जमीन में डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ये फर्टिलाइजर डाल दिया आपने, उसके बाद में आपको ये निराई गुड़ाई करनी, पहले फर्टिलाइजर देना है, उसके बाद निराई गुड़ाई करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप फर्टिलाइजर डालोगे, डीएपी का दाना है, जितना मिट्टी के साथ मिक्स होगा उतना ही यूजफुल होगा। जैसे आपने एक गेंद है, जी गेंद आपने यहाँ पे रख दी, तो उसका नीचे का भाग टच होगा, जी जी तो उसमें से ही आपको मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन आपने गेंद को रख के सब कवर कर दिया मिट्टी से, तो पूरा का पूरा मिट्टी के साथ, तो दाना भी एक छोटा सा गेंद है, समझो। मिट्टी से जितना कोटेड उतना ज्यादा उसकी एलिबिलिटी बढ़ेगी। उससे बिल्कुल समझ गया। तो ये सब आप मिक्स करके पहले डाल दो, फिर हल्की सी निराई गुड़ाई कर दो, वो जमीन में फैल जाएगा, फिर पानी ले लो, बराबर। इससे क्या होगा कि 100%, 100% डीएपी जमीन में होगा, 100% यूरिया जमीन में होगा, वो कहीं उड़ेगा नहीं, बाष्पीभवन नहीं होगा, 100% पौधा उसको ले पाएगा। उसके साथ सल्फर है या मैग्नीशियम है, और साथ ही साथ में भूमिका है। भूमिका जड़ों को जल्दी जल्दी डेवलप करेगी और जल्दी जल्दी अवशोषित करेगी। इसका मतलब अभी तक मतलब वो गलत अभ्यास किसानों के माध्यम से हो रहा है। हमारे किसान भाई काफी मैंने देखा है कि मतलब वो पहले निराई गुड़ाई कर लेते हैं, फिर उसके 1-2 दिन के बाद तब वहां पे फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, हाँ। फिर सिंचाई करते हैं। तो अभी तक ये प्रैक्टिस हाँ। मतलब ज्यादातर किसान भाई बताते हैं। जो किसान भाई करते हैं उनसे क्या होगा कि ऊपर का ऊपर खाद रह जाएगा। जी कोई खाद का दाना है ऊपर का ऊपर रह गया, जैसे जी। मैंने बताया कि ऊपर का ऊपर रह गया, तो नीचे से अवेलेबल होगा, फिर ऊपर का बाष्पीभवन हो जाएगा। जी बराबर। वाष्पोत्सर्जन जी हाँ, तो ये नीचे का जो भाग है वही मतलब 50% 40% काम लगेगा, पूरा का पूरा कवर है तो 100% काम लगेगा। ओके तो इसको सिंपल तरीके से बोलते हैं फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। बराबर। हम कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन लेने का वादा ऐसे नहीं कर रहे, वैज्ञानिक तौर तरीका है, जी जी बराबर, कि आपने जो डाला है वो 100% पौधे को मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम समझाते हैं, बराबर। तो ये एक बड़ा डोज आपने दे दिया। यहाँ पे पानी सिंचाई आपको पहले ज्यादा करना है। ये जब खाद डाला तो आप ज्यादा पानी दो, यहाँ पे हेवी इरिगेशन पे जाना है। हेवी पे जाना है, थोड़ा दो, ज्यादा दो, हो सके तो भरो, लेकिन दो यहाँ पे, जी बराबर, ताकि पूरा का पूरा जो मिट्टी है वो संतृप्त हो जाए, बराबर। वैसे भी यूपी में पानी की प्रॉब्लम है नहीं किसी हाँ। क्षेत्र में, फ्लड इरिगेशन नहीं करते तो पानी वहाँ पे मतलब कोई दिक्कत हाँ, नहीं है वहाँ तो संतृप्त हो जाए। अगर किसी किसान भाई के पास ड्रिप है, और ड्रिप शुगर केन में गन्ने में क्या होता है 4 से 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से देते हैं, तो 4-5 घंटा पानी दो ये खाद डालने के बाद, बराबर। तो उससे क्या होगा कि सब जगह पे पानी होगा, सब जगह पे जड़ों को विकसित करने का मौका मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे जड़ें डेवलप हो रही है, यहाँ पे खाद डाला है वो अवेलेबल हो रहा है, तो फूटान जल्दी जल्दी आ जाए, मिट्टी भी फूल जाएगी, इसी वजह से जमाव फूटान अच्छी तरह से आएगा। जमाव तो हो गया, अभी आपको फूटान पे लाना है। तो जैसे जड़ें ऐसे विकसित होती है वैसे ऊपर भी 3, 4, 5, 6, 10 तक डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे पानी देने के बाद आप समझो कि अब 45 से 50 दिन पे आए हो, यहाँ से आपको कम से कम पानी का थोड़ा सा खिंचाव लाना है। पहले तो दे दिया लेकिन थोड़ी सी ब्रेक लगानी, पानी पे ब्रेक लगाना। हाँ, ये देने के बाद मतलब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, मानो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे सिस्टम से किया था 3-3.5 फीट का डिस्टेंस है, जमाव बराबर हो गया है,
15 दिन में जमा, 20 दिन में जमा हो गया था, जी 45 दिन हो चुका है, थोड़ा थोड़ा फूटान आ चुका है, जी आपने निराई गुड़ाई कर ली है जी और उसके बाद में आपने फर्टिलाइजर डाला है, जी पानी भी भर के दिया है। जी उसके बाद में अगर आपकी जमीन के आधार पे आप 10 दिनों पे पानी दे रहे हो तो आप 12-13 दिनों पे ले जाओ। ओके, मतलब थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना है, टाइम बढ़ाना है, बढ़ा देना है। बढ़ाना है, बराबर। मतलब 1 महीने में 3 पानी दे रहे हो तो 1 महीने में 2 पानी ही दो, जी 12-13-15 दिन तक ले जाओ, जी खींचो थोड़ा, जी जी बराबर। अगर आपकी जमीन ऐसी है कि जहाँ पे भारी मिट्टी है हम्म। और आप 15 दिन में पानी दे रहे हो तो 16-17 दिन और तो 2-3 दिन खींचो, थोड़ा सा स्ट्रेस में देना है, स्ट्रेस देना है थोड़ा वहां स्ट्रेस पे। देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्रेस देते हो ना तो जड़ें और अंदर गहराई में जाती है, ओके, वो पानी ढूंढने के चक्कर में ढूंढने और के गहराई में लिए, जाती हाँ, है। और अंदर जाती, और अंदर जाएगी, बराबर। तो पौधा और मजबूती से ऊपर खिलेगा, जी बराबर। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं कि जब आप पानी दोगे ना तो पत्तियां ऐसे खिल जाएगी, बराबर। ऊपर से एकदम हरी हरी पत्तियां जी और नीचे से लाइट ग्रीन, ऊपर से डार्क ग्रीन, नीचे से लाइट ग्रीन, ऐसी पत्तियां ऐसे रहेगी, बराबर। और फिर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन गए, 7 दिन गए, आपका 10-10 दिन पे पानी दे रहे थे, आपको ऐसा लगता है कि अभी पानी देने की आवश्यकता है, लेकिन आप खींचो, उतना खींचो कि 12वें 13वें दिन पे आप खेत में जाते हो और सर्वे स्काउटिंग करते हो, बराबर। तो आपको ऐसा लगे कि दोपहर में 3 बजे, जी बराबर, मार्च का महीना है या तो मार्च एंड का है, बराबर, धूप हो रही है, 35 डिग्री क्रॉस कर चुका है, दोपहर में 3 बजे है और वहां पे आपकी पत्तियां ना ऐसे मुड़ जाए, सिकुड़ जाती सीधी ना है, थोड़ी यस थोड़ी सिकुड़ हाँ। जाए, तब आपको समझना चाहिए कि अभी इसमें स्ट्रेस आया, अच्छा, तभी उसको पानी दो। उसके पहले नहीं देना है, जब उसकी तक पहले पत्ती देना सिकुड़ ही नहीं नहीं, रही तब तक पानी नहीं देना है। नहीं देना है, उसको थोड़ा खिंचाव दो। ये करने से जड़ें बिल्कुल अंदर जाएगी। अभी गन्ने में पानी नहीं भरता है, अभी गन्ने में पानी बहुत कम चाहिए। पहले हमने पानी ज्यादा संतृप्त दे दिया क्योंकि जड़ें विकसित हो पाए, बराबर, फर्टिलाइजर 100% सॉल्युबल होके वो ले पाए, जी बराबर। अभी पानी नहीं देना है, थोड़ा सा खिंचाव देना है, स्ट्रेस में ले जाना है, क्योंकि जड़ें अंदर तक चली जाए, जी बराबर, पौधा थोड़ा मजबूत हो जाए पानी के सामने, जी बराबर। तो वो एक सिंचाई का प्रबंधन है गन्ने में। ये करने से पौधा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, सीधा विकसित होने लगेगा, जड़ें अंदर चली जाएगी। ये लगभग आपने 45 दिन पे, मानो कि 40 से 45 दिन के बीच में पानी दिया तो उसके बाद में 60वें दिन पे पानी दो। 15 से 20 दिन के बाद फिर दोबारा वहाँ पे हाँ, पानी दो, लेकिन वो जमीन और जमीन के आधार पे अलग है, इसलिए मैंने इंडिकेशन दिया, एक मतलब वो इंडिकेटर। जो पत्ती का आपने बताया हाँ, कि पत्ती अगर सिकुड़ रही है हाँ, तब इसका मतलब वो तनाव में आ चुकी है, हाँ, अब पानी वहाँ पे देना चाहिए। देना जब तक चाहिए। पत्ती नहीं सिकुड़ रही यानी तनाव में नहीं है पौधा, तब तक आपको खेत में पानी नहीं चलाना नहीं है। देना है। और दोपहर में 3 बजे देखो, अच्छा, देखने का टाइम भी दोपहर के 3 बजे है, 3 बजे, क्योंकि हाँ, उस समय पूरी धूप मिल चुकी होती है पौधों मिल को। चुकी होती है। तो 2-3 दिन तक आपको जाना पड़ेगा, बराबर। आज पानी दिया है 45वें दिन पे, तो आपको 45 और 8 53वें दिन आपको जाना है, 53rd डे पे, 54 55 पे, आपको 55 पे ऐसा लगे कि अभी ये यार अभी तो बहुत तनाव आ चुका है तो पानी दो जी बराबर, नहीं तो मत दो, तनाव आने दो, वहां पे बहुत जरूरी है ये। यहाँ पे बराबर। या तो किसानों को पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को कि जब तक तनाव दिखे तो इसका मतलब कि हमें देना है, जानबूझ के हम दे रहे हैं ये चीज। इसके कारण है ना, आपको देखने को मिलेगा जब पानी देते हो, बराबर, उसके बाद में आप 4 या 5 दिन के बाद देखते हो तो ज्यादा से ज्यादा फूटान बाहर आ जाएगी, अच्छा, टिलर्स जो है कल्ले का फौरन और ज्यादा हो जाएगा, और वहाँ पे। ज्यादा हो जाएगा। आप खोद के देखते हो जड़ें भी आपको ज्यादा मिलेगी, जी बराबर, मजबूत जड़ें मिलेगी, बराबर। तो ये एक प्रोसेस है, एग्रोनॉमी प्रोसेस, फर्टिलाइजर का और सिंचाई का, तीन प्रोसेस बताया जो आपको 45 से 60 दिन के बीच में करना है। अभी 60 दिनों के बाद क्या होगा, जो कल्ले फूटान में है वो ज्यादा से ज्यादा फूटान आएगी, वो फूटान लगभग 90 दिन तक आती है, 90 दिन तक औसत। औसतन, जी एक नॉर्मल प्रोसेस में। जी जी यूपी का जो प्रोसेस है, उनका जो किसानों का ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जी। उसमें आपको 100-120 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि जमाव लेट होता है, लेट हुआ काफी है, लेट होता बराबर। तो हम एक ब्रेक करते हैं यहाँ पे है। कि 90 से लेके 120 दिन के बीच में जी फूटान आ चुकी है। अभी यहाँ से आपको फूटान रोकनी है, अच्छा, फूटान को अब रोकना है। रोकना है। अभी फूटान नहीं चाहिए। आपने खेत में देख लिया जी कि मेरे खेत में अभी 4, 5, 6, 8, 10 वेराइटी के आधार पे आता है, इतना टिलर्स आ चुका है बराबर। तो अब उसको रोकना है। हाँ, 86-032 है, हाँ, तो वो 12-15 भी आते हैं, मतलब उसमें टिलर्स 12 12 15 15 आ जाते हैं। 12-15 भी आते हैं, ये प्रोसेस से गए। जी
और अगर आपकी 0-238 है जी तो उसमें 8-10 आते हैं, जी बराबर। किसान भाई तो 2-3 लेके आते हैं, जी बराबर, लेकिन मैं तो 8-10 की बात कर रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे फुटान आ चुकी है 8-10, काफी है। 3.5-3 फीट पे लगाया है और एंड टू एंड नहीं लगाया, थोड़ा दूर किया है, तो 8-10 फुटान अच्छी है आपकी आ चुकी है, ऐसा हम मान के चलते इतना हैं। इनफ है, इतना काफी इतना है। इनफ है। तो आपको कौन सा दिन है? 90 से लेके 120 दिन 120 तक, दिन। यानी कि 4 महीने के, 3 से 4 महीने के बीच में। यहाँ पे आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फुटान तो आ चुकी है, अभी मुझे फुटान नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पहले वाला कैलकुलेशन गिनो आप कि हमारे अभी 3 फुट किया है जी और यहाँ पे आप 1 फीट 1 गिनते फीट का हो, दे रहे हैं। बराबर। 3 बाई 1 फीट मतलब 43,560 डिवाइडेड बाई 3, बराबर। तो 14,000, हाँ 14,000 प्लांट है। 14,000 प्लांट में 3-3 से 4-4, 5-5 या जी 6-6, जी आप 5 एवरेज गिनते हो जी तो 60,000 कल्ले हो चुके हैं। 60,000। आपका टारगेट खत्म। 60,000 कल्ले चाहिए आपको। हाँ मतलब 60,000 जितने कल्ले करने हैं। चाहिए उतना हो चुका है। हाँ, 1 किलो वजन आ गया, मतलब 60 टन वजन आ गया, 600 कुंटल आ गया। 600 क्विंटल आ गया। बस अभी उसको मेंटेन करना है, बराबर। मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो अभी आपको पहले तो ब्रेक लगाना है। जी यहाँ पे जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो, बराबर, वैसे जो ग्रोथ कल्लों का हो रहा था, विकास हो रहा था, जी वो कल्लों का विकास बंद होगा और कल्लों की वृद्धि होगी, मतलब जो पोर है उसकी लंबाई को बढ़ानी है। बढ़ानी। तो 120 दिन के बाद पोर की लंबाई बढ़ना शुरू होगा, जी बराबर। तो 2 टर्मिनोलॉजी है, एक वृद्धि और एक विकास। जी पहले वृद्धि हुई, हाँ। फिर हमने कल्लों का विकास किया, जी अभी कल्लों की वृद्धि करनी है, हाँ विकास बंद, बंद। बराबर। विकास बंद करना है, तो वो स्विच कैसे बंद की जाए, बराबर। तो वो स्विच बंद करने के लिए आपको यहाँ पे वापस निराई गुड़ाई करनी अच्छा फिर से यहाँ पे वो निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी उसकी, उसको रोकने के लिए। रोकने के लिए आप निराई गुड़ाई करते हो 90 से लेके 120 दिन के बीच में। जी आपको निराई गुड़ाई करनी है, मिट्टी को भुरभुरी बनाना है। जी भुरभुरी बना के आपको वहां पे ट्रैक्टर चला के या तो बैल से वो पाटिया मार के आपको दोनों का अर्थिंग अप करना है। अच्छा वहां पे मिट्टी लगाना है, अर्थिंग अप करते हैं। हाँ। जो मेड़ों पे गन्ने पे मिट्टी लगाते हैं। हाँ, तो जहां पे अभी नाली थी जी वहां पे मेड़ बनाने हैं। अच्छा अभी तक जो नाली में निकल रहा था गन्ना, अब उसको मेड़ से ढक देना है। मेड़ से ढक देना है। तो मतलब यहाँ पे जो मेड़ था, जी। मेड़ को तोड़ना है, जी मेड़ को तोड़ के आपको ये प्रोसेस करना है, मिट्टी लगा देना है। बराबर। अभी ये प्रोसेस करते समय भी एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर का डोज आपको डालना है। अच्छा यहाँ पे ये अर्थिंग अप या फिर मिट्टी चढ़ाने के बाद वहां पे फिर हमें एक फर्टिलाइजर हैवी लेके जाना है। हाँ, तो पहला फर्टिलाइजर का हैवी डोज डाला था बेसल में, बेसल में। फिर हमने 40-45 दिन की बात की, जी उसके बीच में जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर डाला था जी या नहीं भी डाला था, लेकिन यहाँ पे तो आपको डालना ही डालना है, अच्छा यहाँ पे भी हमें फिर लेके जाना डालना ही पड़ेगा। डालना है। तो ये हो सकता है कि आपका डीएपी का लास्ट डोज हो, जी लेकिन यहाँ पे पोटाश की एंट्री शुरू होती है। अच्छा पोटाश की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ अभी तक पे वही आती मैं है। सोच रहा था। हाँ। अभी तक हमने पोटाश नहीं दिया है। हाँ। पोटाश अब हमें देना है 90 अभी से देना है। 120 दिन के। दूसरा, जो किसान भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं डाल पाए थे, बराबर, शुरुआती अवस्था में, जिन्होंने डीएपी डाला होगा, हाँ, जिन्होंने डीएपी डाला था, उनको यहाँ पे मस्ट एंड शुड सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। यहाँ पे कंपलसरी है कि यहाँ पे उनको सिंगल सुपर फास्फेट यूज करना है करना ही करना विद पोटाश। विद पोटाश। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब पेड़ की विकास शुरू होता है, आप क्या बोलते हैं पेड़ को? पोर बोलते हैं। तो पोर का विकास शुरू होता है। एक्चुअली में यहाँ पे गन्ना बनना शुरू होता है। गन्ना जब बनना शुरू होता है तब उसकी स्किन बनती है, जी बराबर, चमड़ी, बराबर। ऐसे गन्ना इतना बड़ा होना है जी जी तो उसकी चमड़ी बनती है। जी इस चमड़ी के अंदर पोटाश की मात्रा बहुत होती है, ओके, कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, बराबर। अगर कैल्शियम और पोटाश हो तो वही वो मजबूत बनता है। जैसे हमारा कैल्शियम अंदर होता है, हड्डियां, ऊपर चमड़ी होती है, जी इसका उल्टा होता है वनस्पति में। जी। बाहर की स्किन मजबूत होती है, अंदर सॉफ्ट होता है, बराबर। जी। तो इसको मजबूत बनाने के लिए, जैसे हमारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, इसकी जो हड्डियां मतलब चमड़ी हड्डी होती है इसकी, तो इसकी जो चमड़ी होती है कैल्शियम और पोटाश से बनी हुई है। मतलब इसका छिलका मजबूत करने के लिए मतलब उसमें पोटाश का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे मजबूती बढ़ाने वाले पोषक तत्व यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको लेना है कम से कम 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 2 बैग पोटाश, 100 kg पोटाश। 100 kg पोटाश यहाँ पे डालो। मेरा पहले नहीं डाला,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पे नहीं डाला तो मुझे आपत्ति है। अच्छा, यहाँ पे पोटास जरूरी है, जरूरी है, यहाँ पे डालो। तो यहाँ पे आपने पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दिया है तो अभी मत डालो। डोज समझाता हूँ कि मानो कि पहले आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दिया है तो यहाँ पे आप डीएपी डालो। डीएपी की आपने पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट 4 बैग डाली थी, बाद में आपने 2 बैग डीएपी की डाली थी, तो अभी वापस आपको 2 बैग डीएपी की डालना है। अगर एसएसपी नहीं है तो उसका एसएसपी है, पहला प्रेफरेंस हमको एसएसपी पे देना है, सिंगल सुपर फास्फेट को पहले लेके जाना है। अगर नहीं मिलता है मार्केट में किसी रीजन से तब हम वहाँ पे डीएपी भी जा सकते हैं। डीएपी भी जा सकते, लेकिन और एक बात ध्यान रखो, पहले भी सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं डाला है और अभी भी नहीं मिल रहा है तो और एक ऑप्शन है किशन भाई पे, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर नाम का मिलता है खाद। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, या तो किशन भाई कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं। कितनी मात्रा लेनी है वहाँ पे? कैल्शियम नाइट्रेट हो तो ज्यादा से ज्यादा 25 किलो, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर मिक्स वाला मिलता है तो 50 किलो डालना जरूरी। ये 2-3 ऑप्शन बताए मैंने। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं गया है तो अभी डीएपी चलेगा जी। पहले आपने डीएपी डाला है 1 या 2 बैग, फिर भी यहाँ पे डीएपी डालना है तो 2 बैग डालना है। तो एक डोज तो ये हो गया कि आपने पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला है, बाद में 2 बैग डीएपी की डाली है, तो अभी आपको 2 बैग डीएपी, 2 बैग पोटास, बराबर 4 बैग जी, इतना हो गया जी। आपको आधी से 1 बैग यूरिया और उसके साथ में पहले मैग्नीशियम और माइक्रोटन नहीं डाला है तो अभी मैग्नीशियम और माइक्रोटन डालना पड़ेगा। ये लास्ट डोज है, उसके बाद लास्ट डोज है। हाँ बराबर, तो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में पहले मैंने बताया 3 से 6 किलो सल्फर डालना है जी, बराबर। यहाँ 6 किलो मिनिमम सल्फर डालना है, मतलब यहाँ पे मिनिमम 6 किलो चाहिए चाहिए। समझ गए? यस। अभी दूसरा डोज समझाता हूँ। मानो कि पहले आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं डाला था, बराबर, तो अभी यहाँ पे 5 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट की, 2 बैग पोटास की, आधी बैग यूरिया की, फिर मैग्नीशियम वगैरह जो नहीं डाला है तो डाल दो, बराबर। लेकिन सल्फर अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हो तो सल्फर यहाँ पे 3 किलो चलेगा। ये समझना जरूरी है, बराबर। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि आगे क्या किया था उसके आधार पे यहाँ करना है। मतलब ये पहले आंख बंद करके डालते जाओ नहीं करना है। पहले की जो प्रैक्टिस है उस बेस पे यहाँ पे चेंजेस जो हो रहा है वो हो रहा है कि हमने पहले में बेसल में और एक बार दोबारा खाद में क्या दिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम खाद को थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या देना चाहिए। हाँ, मानो कि अभी आपने पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला था और फिर 2 बैग डीएपी की डाली थी, तो अभी आप 2 डीएपी, 2 पोटास, उसके साथ में 6 किलो सल्फर, बराबर। सल्फर मैक्स डाल सकते हो, बहुत अच्छा है दानेदार, सल्फर मैक्स डाल दो। पहले भूमिका नहीं डाला था तो अभी भूमिका डाल दो, बराबर। तो वो सब डाल दिया, मिक्स करके आपने डाल दिया, समझ गए? 90 से 120 दिन में ये आपने जो बताया ये पूरा का पूरा खेत में डाल देना है, डाल देना है। लेकिन अभी यहाँ पे एक ब्रेक लगाते हैं, कैसे डालना है। जैसे मैंने बताया कि मेड़ को तोड़ना है जी, मेड़ को तोड़ के, तो मेड़ तोड़ने के बाद डालना है। अच्छा, मिट्टी चढ़ाने के पहले ये लॉजिक। हाँ, ये साइंस है। क्यों? क्योंकि आपने मिट्टी तोड़ दी, भुरभुरी हो गई मिट्टी, उसके ऊपर ये सब फर्टिलाइजर मिक्स करके डाल दिया, फिर आपने मिट्टी ऐसे चढ़ा दी, तो ऐसे गन्ना आएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे नाली हो जाएगी। जहाँ पे मेड़ था वहां पे नाली हो गई, वहां पे पानी चलेगा, और अभी मेड़ के ऊपर फर्टिलाइजर बरोबर मिक्स हो गया है जी। आपने बहुत सारा डाला है जी, बराबर, क्योंकि 2 बैग डीएपी, 2 बैग पोटास, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला होगा तो 5 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट और 2 बैग पोटास, उसके साथ में यूरिया और मिक्सर, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सर, सल्फेट नहीं डाला है, तो वो सब मिक्स करके आपने डाला है। कम से कम किशन भाई उस टाइम पे कम से कम निकाल दो तो 1 एकड़ में 200-300 किलो माल डाल केजी फर्टिलाइजर जा चुका है उसमें, और सिंगल सुपर फॉस्फेट वाला हो तो 400 किलो जाएगा, 400 केजी जाएगा। इनफ मिट्टी में मिलाने के लिए पर्याप्त क्वांटिटी। तो क्या होगा, पहले निराई गुड़ाई कर लो, उसके बाद में फर्टिलाइजर डालो, उसके बाद में अर्थिंग अप करो, उसके बाद मिट्टी चढ़ा दो, मेड़ बना दो। तो जहाँ पे वो टीलर बने हैं उसको ऐसे सपोर्ट मिल जाएगा जी, फिट हो जाएगा जी। वहां पे फर्टिलाइजर भी है, वहां पे रूट्स भी है, जड़े भी है, पानी फैला दो। यहाँ पे भी ज्यादा पानी देना है क्योंकि यहाँ पे भी आपको मेड़ जमाना है जी। अभी मेड़ तोड़ा था जी, वहां पे नाली बनाई जी, और वहां पे मेड़ बनाया तो मेड़ को जमा देना है। मेड़ जमा के मतलब पानी हैवी देंगे, क्योंकि नाली में ही पानी जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरा हैवी पानी चलाएंगे तो मिट्टी पकड़ लेगी, और फर्टिलाइजर भी पिघल जाएगा। अभी यहाँ से आपका स्पिंडल पेड़ जी, जो पोर बोलते हैं, जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो पोर का विकास शुरू हो जाएगा जी। यहाँ से आपको पानी का खींचाव नहीं करना है, फिर पानी को कम कर देना है। नहीं,
जैसे मैंने पहले बताया ना, स्ट्रेस देना है, हाँ। यहाँ से अभी स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, अभी पौधों को स्ट्रेस नहीं देना है, नहीं देना है। टाइम टू टाइम पानी चाहिए अभी। हाँ, क्योंकि अभी आप समझो कि बीजाई से लेके 90 दिन के बाद ये प्रोसेस आएगा। जी आपने मानो फरवरी महीने में बीजाई की, जी तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई महीने में ये प्रोसेस आएगा। जी मई महीने में टेम्परेचर कितना होता है आपके वहाँ? लगभग 45 से 50 तक पहुंच जाता है। हाँ, तो पानी वैसे भी वातावरण में है नहीं, नहीं। तापमान ज्यादा है तो पानी ज्यादा चाहिए। जी। और ये पोर बन रही है, तो पोर में पानी भरता है। हाँ, बाहर से सख्त होता है, अंदर उसमें पानी ही पानी भरता भरता है, जी। भरना शुरू हो गया। जी। यहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं देना है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आपकी मिट्टी 10 दिन में पानी मांग रही है तो 8वें दिन पे दो। मतलब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहिए स्ट्रेस यहाँ नहीं पे। चाहिए। जी मैंने देखा है कि जिसने स्ट्रेस दिया, जी बराबर, तो ये पोर विकसित हो गई। जी और बीच में मानो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि मई जून महीने में बारिश नहीं आई है, मई महीने की 15 तारीख है, और वहां पे आपने पानी का स्ट्रेस दे दिया। 10 दिन में पानी देना था, आपने 15 दिन में दे दिया, तो वो 3 पोर बनेगी ना, जी। वो छोटी रह जाएगी। हाँ, उनकी साइज ज्यादा ज्यादा 2, मतलब 1 2 1 3 1 इंच 4 इंच की हो जाएगी। बाकी ऊपर पानी स्ट्रेस नहीं आया है, बराबर, बारिश आ गई, तो वो पोर की लंबाई 8-9 इंच होगी, इसकी 2-3 इंच होगी, बराबर। तो ये आपका उत्पादन, मानो कि आपकी 20 पोर आने वाली है, बराबर। 20 पोर में आपका 1.5 किलो वजन है, तो एक पोर का वजन कितना हो गया, बराबर। तो 1500 भाग्या 20 मतलब लगभग 75 ग्राम हो गया। हाँ, 70 बराबर। 75 ग्राम का है, तो 75 ग्राम का 3 कम आएगा वजन, तो पूरा 250-300 ग्राम वजन है, कम आएगा, तो वो 1 किलो 1.5 किलो का होने वाला है, 1.5 किलो का, तो 1 किलो में अटक जाएगा। जी, मतलब लगभग मान के चलिए 250 ग्राम 300 ग्राम कम हो जाएगा वजन कम गन्ने हो का। जाएगा। और एक मतलब एक गन्ने का बता रहे हैं, इससे हाँ। कितने टीलर से पूरे 1 एकड़ में? हाँ, तो 60,000 तो हमने गिना था, ये सर। तो 60,000 में 1 किलो का तीसरा भाग, यानी कि 20 टन कम हो जाएगा, यानी लगभग 100 200 से क्विंटल 200 कुंटल कम हो जाएगा कम हो केवल इस जाएगा पानी की वजह से। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझना है। मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले पानी का जो स्ट्रेस दिया था वो सही था, जड़ों के विकास के लिए और टीलर के विकास के लिए, कल्लों का विकास के लिए। और यहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि आपकी पोर बन रही है, पोर में पानी भर रहा है। यहाँ पे आपको खाद का भी कमी नहीं होनी चाहिए, बराबर जी। इसके बाद में, बराबर, पोर विकास हो रहा है। जमीन में आपने पहले से अभी तक 3 बड़े डोज खाद के फर्टिलाइजर डाल का खाद चुके का हैं, दे चुके हैं। ऑर्गेनिक डाल चुके हैं। जमीन आपकी मिट्टी अच्छी तरह से तैयार थी, तो अभी आप निश्चिंत हो जाओ, अभी उसका उत्पादन आना ही आना है। मतलब ये उससे क्योर है कि अभी उत्पादन आएगा। आएगा, लेकिन अभी हम कौन से महीने पे थे? चौथे महीने। चौथे महीने अभी में। चौथे महीने से लेके छठे महीने, जी, बराबर, यानी 120 दिन से लेकर के 180 180 दिन दिनों तक वहां पे पोर का विकास एकदम फास्ट होता है, जी। बराबर। वहां पे आपको पानी का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको इरिगेशन देना पड़ेगा। यहाँ फर्टिलाइजर का आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी क्योंकि फर्टिलाइजर दे चुके पानी पे ज्यादा ध्यान देना है, पानी पे ज्यादा ध्यान देना है, बराबर। तो पानी तो आपने देते रहना है। जी। और 6 महीने के बाद, मतलब आप समझो कि फरवरी में ये कार्यक्रम आपने बीजाई का किया था, जमावट हो गई थी मार्च महीने तक, जी। बराबर। तो अभी 6 महीना गिनते हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो जुलाई में तो बारिश आ जाएगी जी। तो उस टाइम पे नहीं, लेकिन ये चौथे महीने से छठे महीने तक आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं ले जाना है। फर्टिलाइजर का टेंशन नहीं है, फर्टिलाइजर डाल दिया है, बराबर। तो अभी छठे महीने के बाद एक नया स्टेज शुरू होता है। कौन सा स्टेज? कि जो नीचे पहले पोर बनी है जी। वो मजबूत होगी, जी। नीचे की जी। और ऊपर नई नई विकसित होगी। जी। तो आपको वहां पे गन्ने के पूरा लेंथ में आप देखोगे, बराबर, तो आपको 3 दिखाई देगा। एक नीचे लकड़ी जैसी मजबूत, बीच में थोड़ी सी सॉफ्ट, और आगे नई बन रही है जो आप नाखून से भी तोड़ सकते हो जी, इतनी सॉफ्ट होती है। हाँ, तो 3 तरह की विकसित हो रही है जी। मॉनसून है, बारिश का मौसम है, नाइट्रोजन आपको मिलता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि नाइट्रोजन की कहीं कमी आ रही है, तो आपको एक छोटी सी टेक्निक बताना चाहता हूँ, बराबर। कि मानो कि बीच में 1 महीने तक बारिश नहीं आई, बराबर। मानो कि जून के एंड में, जुलाई में एक अच्छी बारिश हो गई, आपका खाद का तो प्रॉब्लम था ही नहीं अभी तक, बराबर, और अभी आपका पानी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। लेकिन उसके बाद में 1 महीने तक बारिश नहीं आती है, तो आपको बीच में पानी देना पड़ेगा।
ओके, बीच में हमें 1-2 पानी अगर बारिश नहीं हुई तो देना तो है। देना पड़ेगा। जी, मानो कि जुलाई एंड महीना है, जी। अगस्त शुरू होने वाली है, अपना सावन महीना आने वाला है, हुँ। बराबर? तो वहां पे शायद बादल बादल खींच गए, बारिश नहीं होती है, तो आप जी, 1-2 पानी देना पड़ेगा। जी। लेकिन उस टाइम पे आपको एक हल्का सा यूरिया का डोज देना है, एक हल्का, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 25 किलो 25 किलो, जैसे हमने शुरुआत में दिया था 25 शुरुआत में केजी। दिया। एक हल्की डोज़ वहाँ पे देना है। वो देना वो क्या क्यों देना है वो? वो इसलिए है क्योंकि आपका जो मैंने 3 स्टेज बताया ना, नीचे जी। मजबूत हो रहा है। उसके लिए तो आपने पूर्व तैयारी करके रखी थी कि आपने कैल्शियम और फास्फोरस का डोज बहुत अच्छा दे दिया था। जी, जी। और भी यहाँ पे चाहो तो पोटाश का डोज दे सकते हो, जी। बराबर? मैंने 2 बैग बोला था, 3 बैग भी डाल सकते हो। जी, जी। लेकिन ये 6 महीने की बात है, 180 दिन के बाद। मानसून की बात है, 180 दिन की बात है, हुँ, बराबर? तो यहाँ पे जो ऊपर नया-नया विकसित हो रहा है ना, जी। उसको नाइट्रोजन चाहिए ओके, उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए, हाँ। जी, क्योंकि नाइट्रोजन का काम क्या है? बढ़ाएगा पोर की लंबाई वृद्धि बढ़ाएगा। करना। जी, फास्फोरस का काम क्या है? विकास करना। जी, पोटाश का काम क्या है? मजबूत करना, मजबूत करना। बराबर? 3 का अलग-अलग काम वृद्धि है। करना, विकास करना, मजबूत मजबूत करना। मजबूती और विकास के लिए तो आपने कर दिया है, जी, वृद्धि के लिए गैप आएगा। गैप आएगा। तो लास्ट की जो पोर है ना, वो डेवलप नहीं होगी। जी, जी। अगर पानी खींचता है, बारिश खींच जाती है, नहीं आती है, तो आपको उसके दौरान 25 किलो नाइट्रोजन देना है। अभी कैसे देना है? आप समझो, 6 महीने का गन्ना है, कितना हाइट बड़ा काफ़ी होगा? होगी काफ़ी। हाइट होगा। जी, अंदर कौन जान के डालेगा? जी, कौन लेबर जाएगा अंदर? वो काटेगा, छिलेगा, जी, जी। बराबर? तो वहां पे प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पानी देते हो ना, उसमें पूरा बैग, जो नाली होती है ना पानी हाँ, जाने हाँ, वाली, हाँ। मेन जी, नाली, जी। उसमें यूरिया का बैग खड़ा रख दो, विदाउट कटिंग पूरा बोरी को ही ऐसे पानी की नाली में रख दें। रख दो। जी, वो 1 एकड़ में आधी बैग ही जाएगी, 1 ये एकड़ मेरा में अनुभव है। आधी बैग। हाँ, 25 किलो ही जाएगा। हुँ, मतलब पानी बहता है, जी, उसमें आप रख दो, जी, जी। होल मत करो, तोड़ो मत। यूरिया धीरे 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 बह के चला जाएगा। पिघल के धीरे-धीरे पसीज करके वो चला जाएगा खेत में। ये एकदम रफ्ता रफ्ता जाएगा, हुँ, जैसे ड्रिप में देते हैं वैसे ही जाएगा। हुँ। बहुत कम जाएगा, लेकिन उसको जितना जरूरी है उतना मिल जाएगा, मतलब एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन में नहीं होगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलता उतना ही जाएगा। जाएगा। यहाँ पे जो बाकी बचा कुचा नाइट्रोजन है उसको मिल जाएगा। ऊपर के पोर का जो वृद्धि विकास होना है वो भी अच्छी तरह जी, से हो हो जाएगा। जाएगा। पोटाश वगैरह आपने डाल के रखा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बराबर? तो कुल मिला के फर्टिलाइजर का डोज मैंने जो बताया उतना डालते हो तो आपका प्रोडक्शन सिक्योर हो जाता है। उससे अधिक आप कुछ 40-50% आप ज्यादा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मैंने कुल मिला के 3 से 4 डीएपी बताया, जी, बराबर? 4 से 5 सिंगल मैंने सिंगल सुपर फॉस्फेट बताया, 3 से 4 मैंने बताया पोटाश। पोटाश। इतना तो मिनिमम डालना जी, पड़ेगा जी। आपको। अगर आपने वो 10 टन एफआईएम। एफआईएम फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद अच्छी सड़ी गली डाली है तो, और उसके साथ में 5-5 बैग जी, नीम खली डाली है तो, ये सब शर्त है कि वो ऑर्गेनिक डाला है, उसके साथ में आपने संचार डाला है, भूमिका डाला है, सल्फर डाला है, माइक्रोटन डाला है, वो सब डाला है, तो आपको इतना खाद पर्याप्त है। उसकी वजह से आपका गन्ने का जो उत्पादन है वो तकरीबन नहीं मानो तो भी 500 से 600 क्विंटल आ जाएगा। 500 से 600 हाँ, क्विंटल यानी लगभग 50 से 60 टन। 50 से 60 टन आ जाएगा। उससे थोड़ा मतलब डीएपी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हो, पोटाश की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हो, आपकी जमीन के आधार पे मिनिमम इतना डालना है, थोड़ी बढ़ा सकते हो। लेकिन याद रखना है किसान भाइयों, बहुत लोगों ने, बहुत टेक्निकल लोगों ने, वैज्ञानिकों ने आपको बताया होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के लिए आप डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह डालते हो, लेकिन उसके साथ ही साथ में सल्फर, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने बताया, ऐसा 6 पार्ट आपको डालना बहुत डालना जरूरी है। बराबर? ये पोषक तत्व है। ये लोग बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक डालो तो अच्छा है, लेकिन किसान भाइयों, वैज्ञानिक बात यह है कि जब हम थाली में खाना खाने बैठते हैं तो आपको तो गेहूं, चावल, दाल तो खाते हो, जैसे डीएपी, यूरिया, पोटाश तो आप देते हो, जी, जी, लेकिन उसके साथ में आपको थोड़ा सा खट्टा अचार भी चाहिए, जी, जी। उसमें माइक्रो सब्जी भी चाहिए, कर्ड भी थोड़ा सा चाहिए। दूध भी चाहिए, थोड़ा सा दही भी चाहिए। जी, क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं। जी, जी, वैसे इसमें डीएपी, यूरिया, पोटाश को छोड़ के, मतलब वो तो डालना ही डालना है, उसके साथ में सल्फर, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डालना आवश्यक है। और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जो मैंने ऑर्गेनिक बताया वो भी डालना जरूरी है, लेकिन वो बेसल में पहले से डालना जरूरी है। तो यहाँ कुल मिला के बाद हमने
बहुत ही एक सामान्य प्रोसेस मैंने जो बताया, जी ये प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, जी लेकिन उसमें 2-3 टेक्निक बताई, उसके कारण आपका उत्पादन जरूर बढ़ेगा, खाद का बचाव होगा, पानी का बचाव होगा, जहाँ पे जरूरी है वहां पे मैंने डबल डोज बोला है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे स्ट्रेस भी बोला है। इस तरह से अगर आप प्रबंधन करते हो तो आपका गन्ना जरूर बढ़ेगा, अच्छी तरह से प्रोडक्शन आएगा और आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप कहीं पे 250-300 बराबर 400 क्विंटल पे अटके रहे हो, वहां से आपको 500, 600, 700 क्विंटल पे ले जा सकते हो, ये टेक्निक अपना के। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट डाल सकते हो। और अभी यहाँ पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये मामला, गन्ने का मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ है, और 2 बड़े चैप्टर है बराबर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कीट और रोग का प्रबंधन, और दूसरा खरपतवार प्रबंधन, क्योंकि गन्ने में बहुत पानी, बहुत खाद डालते हो तो खरपतवार जरूर भी आते हैं। खरपतवार बहुत आती है, और उसमें बहुत सारी खरपतवार का रिकमेंडेशन भी है, तो हम उसको स्टेज वाइज आगे के वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सर आपका, आपने हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया। अभी तक इस वीडियो में हमने जाना, 2 वीडियो में पहले में हमने समझा था कि किस तरीके से गन्ने की बिजाई करनी है, कितना हमको स्पेसिंग मेंटेन करना है, आधार खाद में मतलब हमें बेसल खाद में क्या क्या देना है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने देखा कि जैसे सर ने बताया कि हमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करना है, अर्थिंग अप कब करना है, किस तकनीकी से करना है, सिंचाई कब करना है। तो ये प्रॉपर अगर सीक्वेंस में अगर हम खेती करते हैं तो आप 100% आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा। औसतन जो अभी किसान भाई हमारे 25 से 30 टन तक पे हैं, यानी 250 से 300, मैक्सिमम 350 कुंटल जो यील्ड आ रही है, वो लगभग 500 से 600, 700 कुंटल तक जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया किसान भाइयों, तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भी किसान मित्रों के साथ साझा करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें।